हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव ऑफ कोरोना की, जो सब लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना आएगा, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या आईसीएमआर कह रही है, क्या रिसर्च पेपर्स कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक की क्या पॉसिबिलिटी है। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो सीवियरिटी है सेकेंड वेव की, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो पीक था, जब पीक पे था सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक, तो उस समय लगभग पर डे का जो इन्फेक्शन रेट था, एवरेज इन्फेक्शन रेट फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए, वो था 4 लाख का। और यही चीज जब फर्स्ट वेव चल रहा था तो उस समय ये सिर्फ 1 लाख के आसपास था। तो यहां पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस हुआ, कितनी ज्यादा डिफरेंस आई, सीधा 4 टाइम्स ये बढ़ गया। प्लस जब पीक पे था सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक, तो उस समय डेथ जो थी, डेथ रेट, वो 1 मंथ का जो एवरेज था 48,000 लोग लगभग एक महीने में मारे गए कोरोना पैंडेमिक के कारण। और इसके बाद भी यहाँ पर जो डेथ रेट इतना हाई था, उसके बाद भी यहाँ पर और दूसरे अलग तरह के बीमारियां जो है सो सरफेस करने लगी कोरोना पैंडेमिक के कारण, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे कोरोना इंड्यूस्ड डायबिटिक पेशेंट्स हो। तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पर ये जो सेकेंड वेव था ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो गया। और डर यही है कि अगर थर्ड वेव ऑफ कोरोना आता है तो मे बी वो भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो। लेकिन कोरोना का थर्ड वेव आने के लिए बहुत सारे कंडीशंस जो है चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, जो कि उसमें से कुछ एक दो कंडीशंस को भी अगर गवर्नमेंट और आम जनता हैंडल कर लेती है मिलकर, तो वहां पे थर्ड वेव ऑफ कोरोना की पॉसिबिलिटी कम है। और ये जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना की पॉसिबिलिटी की रिसर्च की गई कि कितनी पॉसिबिलिटी है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इन दोनों ने मिलकर किया। और यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो डिफरेंट कंडीशंस थे, डिफरेंट सिनेरियोज थे, उसके हिसाब से ये प्रिडिक्शन की गई है कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना कितना ज़्यादा पॉसिबल है और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये फर्स्ट मॉडलिंग स्टडी है कोरोना का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड वेव के पहले यहाँ पर कोई स्टडी नहीं की गई थी, जिसके कारण यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस नहीं था। और इसी के कारण जो थर्ड सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है वो इतना डिवास्टेटिंग हो गया। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार यहाँ पर मॉडलिंग स्टडी की गई है थर्ड वेव ऑफ कोरोना को लेकर कि कैसे उसे रोका जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस होंगे जिसमें कि वो ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, या उसे किस तरह से आम जनता के साथ हिसाब से मिलकर यहाँ पे उनकी बिहेवियरल चेंजेस लाकर इस कोरोना के थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस स्टडी में जो फाइंड आउट्स हुए हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें कहा गया है कि इसका सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है कि 30% ऑफ जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है वो ऑल टुगेदर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है एक बार के इन्फेक्शन के बाद से, वो लूज कर जाते हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन के बाद से वो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर थर्ड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा। देखिए जब भी कोई पर्सन कोरोना से इन्फेक्ट होता है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद फर्दर उसे कोरोना से लड़ने की जो है उसके बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और यही चीज़ यहाँ पर धीरे धीरे वेन आउट होती, यानी कि खत्म होते जाती है। तो 30% से ज़्यादा लोग, जो लोग की ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए थे, उनमें से 30% लोगों का अगर इम्यूनिटी लॉस हो जाता है तो यहाँ पे फिर से थर्ड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक के चांसेस बनेंगे। सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे कि जो आर है, यानी कि रिप्रोडक्टिव रेट है, वो 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है कि जैसे एक पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, एक इंडिविजुअल, और
वो कितने लोगों से कांटेक्ट में आता है, प्लस कांटेक्ट में आने के बाद भी वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है, कितने लोगों में कोरोना फैला पाता है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि आर से डिनोट करते हैं इसे। और यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि कोई नया वेरिएंट अगर आता है, नया वेरिएंट इमर्ज होता है, जो पुराने वेरिएंट्स थे या डेल्टा वेरिएंट है, उसकी जो आर की रेट है, जो फाइंडिंग्स है साइंटिस्ट की, उसके हिसाब से उसकी आर की रेट है ऑन एन एवरेज 3 की। और यहाँ पर देखिए इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों में डेवलप हो चुकी है फर्स्ट और सेकेंड वेव के कारण, तो यहाँ पे आर का रेट इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग इन्फेक्टेड हैं, अगर आर का रेट इतना ही रहता है, रिप्रोडक्टिव रेट 3 ही रहता है, तो उन लोगों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। बट यहाँ पे अगर आर का रेट 4.5 से ज्यादा चला जाता है तो वो लोग ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो उसमें से जिन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है वो अगर बच भी जाते हैं तो जो नई इन्फेक्शन रहेगी, जो नेसेंट इन्फेक्शन रहेगी, वो ज्यादा रहेगी और उसके कारण थर्ड वेव ऑफ कोरोना के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और जो कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर जो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आए वो इमीडिएटली, मतलब कि सेकेंड वेव खत्म होते के साथ विद इन अ मंथ अगर थर्ड वेव आ जाती है तो यहाँ पर जाकर इससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसके बाद बॉडी कमज़ोर हो जाती है। थर्ड वेव के, सेकेंड वेव की जो इन्फेक्शन हुई है, जो लोग नए इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो जाती है और उनकी जो इम्यूनिटी है फिर से रीगेन करने में, रीडेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर 3 मंथ्स का गैप मिल जाता है ऑलरेडी थर्ड वेव और सेकेंड वेव के बीच का, तो यहाँ पे थर्ड वेव ज़्यादा डिवास्टेटिंग नहीं होगा। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए हैं उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो लोगों की जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और प्लस एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप्ड रहेगी। तो इमीडिएटली अगर यहाँ पर सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव नहीं आता है तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसी चीज़ को ICMR ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो सेकेंड वेव है वो डाउन टर्न पे दिख रहा है, इन्फेक्शन रेट बिलो 1 लाख आ चुके हैं, डेथ रेट भी कम हो चुका है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से देखा जा सकता है कि थर्ड वेव के आने में अभी टाइम है और सेकेंड वेव ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि थर्ड वेव को हमें टालना पड़ेगा कम से कम सितंबर या अक्टूबर तक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग थर्ड वेव के डिवास्टेशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने पॉसिबिलिटीज क्या क्या बताई थर्ड वेव की, कि किन किन कारणों से यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है सो बन सकती है थर्ड वेव की। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक्सट्रीम सिनेरियो ऑफ एब्रोगेशन ऑफ द इम्यूनिटी आर रिक्वायर्ड, यानी कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए थे और उसके बाद उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, एंटीबॉडीज डेवलप हुई थी, तो धीरे धीरे एंटीबॉडीज की जो लेवल है कम होने लगती है, इम्यूनिटी वेन आउट होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर उन लोगों ने कहा है, रिसर्चर्स ने, कि ये जो एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए यहाँ पे कि इम्यूनिटी जो लोगों की डेवलप हुई थी वो खत्म होने लगे, कम होने लगे, तब जाकर यहाँ पर थर्ड वेव के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि ट्रांसमिशन फिटनेस ऑफ न्यू कोरोना वायरस, यानी कि नोवल वायरस, जो भी नया स्ट्रेन वायरस का आएगा, जैसे कि अभी एक डेल्टा वेरिएंट आ गया है, उसके बाद जैसा कहा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ वो यूके वेरिएंट के कारण हुआ, क्योंकि जो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी उन लोगों को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस था उनसे, लेकिन जो आर का रेट था यूके वेरिएंट का वो बहुत ज़्यादा था, प्लस इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था, एक से दूसरे में जो बहुत जल्दी फैलता था, आसानी से फैलता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी आर की रेट बढ़ गई और उसके कारण इन्फेक्शन रेट बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होने लगे। और पीक टाइम एक ऐसा आ गया कि पर डे की जो इन्फेक्शन रेट थी वो 4 लाख से भी ऊपर चली गई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो नया कोई अगर वायरस का स्ट्रेन आता है तो उसकी जो
ट्रांसमिसिबिलिटी है, एक से दूसरे में फैलने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी के कंडीशन में फिर यहाँ पर थर्ड वेव के चांसेस बन पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एक्सपेंडिंग द वैक्सीनेशन बफर। तो वैक्सीनेशन अगर जल्दी जल्दी किया जाता है, जैसा कि ICMR ने कहा है कि यहाँ पे अभी करंट का जो पोजीशन है 4% आबादी सिर्फ इंडिया में ऐसी है जिनको कि 2 डोज लग चुके हैं, और 20% आबादी सिर्फ ऐसी है जिनको कि 1 डोज लग चुका है। तो कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड सिर्फ 4% लोग हैं। लेकिन ICMR ने कहा है कि 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीने के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाकर इतना करना है, मतलब जिसमें कि हम लोग एटलीस्ट 40% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है उसे हम लोग इम्यूनाइज कर दें। और ये 40% पॉपुलेशन अगर इम्यूनाइज होती है तो 55% चांसेस कम हो जाएंगे थर्ड वेव ऑफ कोरोना के। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ये बहुत सही तरीके से समझाया इन्होंने, और इसीलिए यहाँ पर जरूरी ये है कि गवर्नमेंट भी लोगों को मोटिवेट करे कि बहुत सारे लोग जो रिलक्टेंट हैं कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लूँगा, ये है वो है, इससे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट्स एन इशू। और इस इशू को सॉर्ट आउट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अराउंड 95 करोड़ की हमारी यूथ पॉपुलेशन है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम लोग एंड ऑफ 2021 तक ये पूरा हम लोग 95% जो यूथ है इसे इम्यूनाइज कर देंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो थर्ड वेव ऑफ कोरोना की कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है, क्योंकि ये मोर देन 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर ये अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन जा रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीटली थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को हम लोग नकार सकते हैं। बट इशू यहाँ पे यही है कि ये जो यूथ है उतना वल्नरेबल पॉपुलेशन नहीं है, और अभी की जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन मीडिया में है उसके हिसाब से ये चीज़ समझा जा सकता है कि यूथ उतनी ज़्यादा रिलक्टेंट नहीं है वैक्सीनेशन के लिए जितनी ज़्यादा रिलक्टेंट रूरल एरियाज़ के एल्डरली पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, पॉपुलराइज करना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा आम जनता को रूरल एरियाज़ में कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इन लोगों को ये जो 3 महीने का टारगेट है ये पूरा कर भी लेते हैं तो इसमें प्रायोरिटी हमें रखनी पड़ेगी जो ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है और रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अगर इन्फेक्शन फैलता है तो वहाँ पर लोगों को उस चीज़ से बचाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इन कोरोना। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ध्यान देना गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ICMR ने कहा है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूत करना पड़ेगा, और जो बिहेवियरल चेंजेस हैं जैसे मास्क का यूज़ हो गया, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ हो गया, हैंड वॉश का यूज़ हो गया, इन सब चीज़ों को अभी कंटिन्यूएशन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी पे रखना है कि जो रिप्रोडक्शन रेट है R है उसे हमें किसी भी हालत में 4.5 से कम रखना है, तभी जाकर ये थर्ड वेव को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं या उसे फैलने से रोक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आगे फिर गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव होती है उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालें तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।